जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहाज़ब अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले वीलॉग के अंदर, सेशन के अंदर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर आपने अमेरिका, कनाडा, यूके या यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपने किस मेंटल अप्रोच के साथ करना है या आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए। और उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने कोई भी झूठ नहीं बोलना, कोई भी आपने फेक डॉक्यूमेंट या इस तरह की आपने कोई भी एक्टिविटी के बारे में सोचना भी नहीं है इन मुल्कों का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और स्पेशली जब आप मिडल ईस्ट या सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत से अप्लाई कर रहे हैं, तो इन ममालिक में रहते हुए तो आपने इन चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं करना। और उसके क्या रिजल्ट्स होंगे वो मैं आपको ऑलरेडी अपने पिछले वीलॉग के अंदर बता चुका हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीलॉग नहीं देखा तो काइंडली उसको देखें। और उसमें मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा ही एक इंफॉर्मेटिव किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है कि आपने क्या एहतियात करनी है। आज का जो मेरा सेशन है या मेरा वीलॉग है, ये पर्टिकुलरली मुतल्लिक है अमेरिका के वीज़े के, कि अगर आपने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है और कौन से वीज़े जो है आपके लिए सूटेबल है अमेरिका जाने के लिए। तो आज उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। जी दोस्तों, तो चलते हैं अपने आज के वीलॉग की तरफ। जो हमारा मेन मकसद है कि अगर आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने किस कैटेगरी के अंदर अपना वीज़ा अप्लाई करना है या आप किस कैटेगरी के अंदर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली दो मेन कैटेगरीज अमेरिका वालों ने बनाई हुई है। एक बनाई हुई है इमिग्रेंट और एक बनाई हुई है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी। जो इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी है उसके अंदर तो आप उसके अंदर फिर कोई सब कैटेगरीज आ जाती है, कोई 30-35 के करीब उसमें प्रोफेशन है जिसके अंदर आप अप्लाई करके जो आप एक परमानेंट तौर पे अमेरिका में रह सकते हैं, इमिग्रेंट के तौर पे रह सकते हैं। और फिर आप वहाँ पे मुस्तकिल रह सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, अपना सोशल सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं। और जो एक रेजिडेंट के राइट्स होते हैं वो आपको इमीडिएटली मिल जाते हैं। लेकिन एक कैटेगरी है जो कि नॉन इमिग्रेंट है। ये नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी जो है बेसिकली एक टेम्परेरी तौर पे आपको दी जाती है। अप टू 6 मंथ आप इस कैटेगरी के अंदर आप रह सकते हैं। आप कोई जॉब नहीं कर सकते, आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकते, आप कोई मेडिकल की फैसिलिटी या और जो एक रेजिडेंट के राइट्स होते हैं वो आप उसमें गेन नहीं कर सकते। लेकिन मोस्टली जो दुनिया से वीज़ा अप्लाई किए जाते हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर किए जाते हैं, क्योंकि ये एक जनरल कैटेगरी है जिसे बोलते हैं B1 B2, विजिटर प्लस टूरिस्ट और बिजनेस कैटेगरी। ठीक है, इन तीनों को मिला के एक B1 B2 कैटेगरी बनती है। और हर साल दुनिया से तकरीबन जो मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं वो मोस्टली इसी कैटेगरी के अंदर आती है, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर आपको चांसेस भी होते हैं वीज़ा मिलने के। और मोस्टली लोगों को वीज़ा मिल जाता है अगर वो अपने आप को, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेल प्रिपेयर करते हैं, उनका इंटरव्यू और उनके डॉक्यूमेंट्स आपस में मैच करते हैं, तो उनको इस कैटेगरी के अंदर वीज़ा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया से पिछले 2023 के अंदर तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख एप्लीकेशन सिर्फ इसी कैटेगरी के अंदर प्रोसेस हुई है। उसी तरह पाकिस्तान से भी कोई मेरा ख्याल है कि 1.5-2 लाख के करीब कैटेगरी इस कैटेगरी के अंदर वीज़े लोगों को इशू हुए हैं। और चाइना से भी तकरीबन कोई 1.5 मिलियन 2 मिलियन के करीब, और दुनिया के बाकी मुल्कों से भी मिलते हैं। तो अगर आपने अमेरिका जाना चाहते हैं, आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है, तो सबसे जो अच्छी रीज़न है वो यही है कि आप अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें या B1 B2 जिसको हम बोलते हैं। इस कैटेगरी के अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको अपने आने वाले वीलॉग में उसको मैं ब्रीफली मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि अगर आपने फॉर्म फिल करना है तो किस तरह फिल करना है। एक काफ़ी कोई 6-7-8 पेज का एक फॉर्म है और मल्टीपल उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूरा ऑनलाइन फॉर्म है। उसमें कोई आपने अटैचमेंट्स वगैरह नहीं करनी, सिंपल आपने इंफॉर्मेशन उसमें ऐड ऑन करनी है। और उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपने प्रूफ जो है वो आपने एम्बेसी में लेके जाना होता है। जब आपका अपॉइंटमेंट आपको मिलती है और आपको वो कॉल करते हैं कि आप आएँ और बताएं कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं। तो मैंने जो बेसिकली अपने वीज़े अप्लाई किए थे, मेरे पास 2 वीज़े हैं जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में बताया था। उसमें एक मेरा है B1 B2। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे तो ये आपको B1 B2 की एक स्टैम्प नज़र आ रही है जिस पे लिखा हुआ है B1 B2, जो कि मेरा टूरिस्ट प्लस मेरा बिजनेस कैटेगरी है। और एक जो वीज़ा है मेरे पास दूसरा जो लगा हुआ है एक और, ये मेरा लगा हुआ है स्टूडेंट वीज़ा। अब ये स्टूडेंट वीज़ा मैंने कैसे लगवाया, कब लगवाया, और मेरा फॉर्चुनेटली अभी तक ये वैलिड है। ठीक है, मुझे 5 साल का स्टूडेंट वीज़ा मिला था। ये मेरा स्टूडेंट वीज़ा और ये मेरा जो है B1 B2 वीज़ा। और मैंने जो स्टूडेंट वीज़ा लगवाया ये तकरीबन 37-38 ईयर
ऑफ माई एज में आज से 4 साल पहले मैंने ये वीज़ा लगवाया था। तो ये भी मैं आपको अपने आने वाले वीलॉग में बताऊँगा कि अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो वो आपने कैसे अप्लाई करना है और B1 B2 करना है, उसके बारे में आज हमारा ये फोकस है। तो फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैं आपको एक सेपरेट जो है एक जो वीलॉग करूँगा उसमें आपको मैं ऑनलाइन फिल करके बताऊँगा। लेकिन आज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि आपने अगर फॉर्म फिल कर लिया और अब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं टूरिस्ट वीज़े के लिए B1 B2 के लिए, तो आपसे जो वीज़ा ऑफिसर है अमेरिकन एम्बेसी का, वो कौन कौन से क्वेश्चन करेगा, जो कि फॉर श्योर करेगा। ये जो 10 क्वेश्चंस मैं आपको बताने लगा हूँ, इससे बाहर वो मेरा नहीं ख्याल कोई आपसे क्वेश्चन करेगा। मैं खुद पर्सनली तौर पे कोई 8 से 10 दफ़ा मेरा विज़िट हो चुका है यूएस एम्बेसी के लिए, अपने वीज़े के लिए और अपनी फैमिली की वीज़े के लिए। तो मैंने यही एनालाइज़ किया है कि इन 10 सवालों से बाहर आपसे वो कोई सवाल नहीं करता। तो पहला सवाल जो आप अपना फॉर्म फिल करने के बाद, अपॉइंटमेंट लेने के बाद, जब आप वीज़ा ऑफिसर के पास जाते हैं, तो वो आपसे क्या सवाल करता है? वो सवाल है व्हाई यू आर गोइंग टू यूएस, कि आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं। ये एक जनरल क्वेश्चन है जो कि उसने हर एप्लीकेंट से करना ही करना है और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर ये ऑलरेडी लिखा होता है। एक चीज़ और कि जब वो आपसे ये क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो उसके साथ वो अपनी इनपुट भी अपने सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। मतलब आप जो जवाब दे रहे हैं वो इमीडिएटली उसको जो है अपने सिस्टम में ऐड ऑन कर देगा और वो फिर आप जो यूएस एम्बेसीज हैं पूरी वर्ल्ड वाइड, उनमें वो आपके जो आंसर्स होते हैं वो ऑलरेडी रेप्लिकेट कर देते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। क्योंकि आपके जब आप एम्बेसी जाते हैं तो आपके पासपोर्ट नंबर, आपके फिंगरप्रिंट, ये सब चीज़ें वहाँ पे स्कैन होती है। तो फिर आप कहीं से भी अप्लाई करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम में चली जाएगी अमेरिका के। और चाहे आप 5 साल की बात करें, 10 साल की बात करें, 15 साल की बात करें, आपकी ये इन्फॉर्मेशन वहीं पे रहेगी। और जब आप नेक्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करेंगे तो फिर वो आपसे दोबारा यही क्वेश्चन करेंगे और फिर क्रॉस चेक करते हैं कि आपने पहले जो जवाब दिया था और अब जवाब दे रहे हैं उसमें कितना मैच है। क्योंकि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर आपको याद नहीं रहेगा कि आपने 2 साल पहले, 3 साल पहले या 5 साल पहले क्या जवाब दिया था। लेकिन जो सिस्टम है उसको याद रहेगा कि इस बंदे ने क्या जवाब दिया था। तो इसलिए मेरा हमेशा फोकस रहा है कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें तो कभी झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ फिर आपको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है और 2-3 साल के बाद तो वैसे ही आपकी मेमोरी जो है वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम वीक हो जाती है। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो पहला जो सवाल वो आपसे पूछेगा वो करेगा व्हाई यू आर गोइंग टू यूएस, आप अमेरिका क्यों जाना चाह रहे हैं। तो उसमें अगर आपने B1 B2 या टूरिस्ट या बिजनेस कैटेगरी के अंदर आपने जो एक कंबाइंड कैटेगरी है B1 B2 के अंदर आपने एप्लीकेशन अप्लाई की हुई है, तो उसका जवाब, आपका जवाब ये होता है या आप देंगे कि भाई मैं अमेरिका घूमने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है जी, आप अमेरिका घूमने के लिए जा रहे हैं, उसने सुन लिया। आगे वो आपसे जो सवाल करेगा कि वेयर आर यू गोइंग टू यूएस, कि आप अमेरिका में घूमने कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, अब आपने जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर आप बताते हैं कि भाई आप क्या स्केड्यूल किया है, आप किस किस स्टेट में जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने वाशिंगटन बोल दिया या न्यूयॉर्क बोल दिया या लॉस एंजलिस बोल दिया या शिकागो बोल दिया, जो भी आपने उसमें लिखा हुआ है वो आपसे अगला सवाल पूछेगा कि वेयर यू आर गोइंग इन यूएस। आप उसको जवाब देंगे क्योंकि मैं यूएसए के अंदर मैं जा रहा हूँ, मैं वाशिंगटन जा रहा हूँ या मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। तो वो आपसे अगला पूछेगा कि व्हाट इज़ योर प्लान टू गो इनटू दिस स्टेट। अगर आप इस स्टेट में जा रहे हैं तो आपका प्लान क्या है। अब आपके पास इसकी वैलिड रीज़न होनी चाहिए कि अगर आप इस स्टेट में जा रहे हैं, वाशिंगटन जा रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं या शिकागो जा रहे हैं, तो आपका प्लान क्या है। तो इस सवाल का जवाब आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो आप कहेंगे जी कि मैं फिरने जा रहा हूँ, तो वो कहेंगे जी अगर आप वाशिंगटन जा रहे हैं फिरने के लिए तो आप वाशिंगटन में कहाँ फिरेंगे। तो आपके पास इस चीज़ का जवाब रेडी होना चाहिए कि जो फेमस प्लेसेस हैं वाशिंगटन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर या शिकागो के अंदर या वेगस के अंदर, तो आपको उन प्लेसेस का पता हो कि भाई अगर मैं वाशिंगटन जा रहा हूँ 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो मैं ये प्लेसेस हैं जिसको मैं विज़िट करूँगा और जहाँ पे मैंने जाके घूमना है। अगर आपने यहाँ पे कोई जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ घूमने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे वो जो सवाल करता है वो पूछता है कि डू यू हैव एनी रिलेटिव और फ्रेंड इन यूएसए। ये वो सवाल है जो कि हर वीज़ा एप्लीकेंट से वीज़ा ऑफिसर करेगा।
कि भाई आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त वगैरह है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपसे फॉर्म में भी पूछेगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो चीज़ फिल की हुई है वही आप इंटरव्यू के दरमियान आप बोल रहे हैं। तो अगर आपका कोई रिलेटिव है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन फॉर्म में दे दें, और या फ्रेंड है तो उसकी आप दे दें, और वही जॉब आपने वीज़ा ऑफिसर के सामने आपने बोलना है। अगर आपने फॉर्म में लिख दिया कि नहीं है आपका कोई रिलेटिव, और इंटरव्यू में आप कह रहे हैं कि मेरा रिलेटिव है, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। या फॉर्म में लिख दिया है और इंटरव्यू में आप कह रहे हैं नहीं है, तो उस सूरत में भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और इसमें बताने में कोई ख़राबी नहीं है, अगर आपके कोई रिलेटिव, कोई दोस्त हैं, तो आप उनको बता दें कि भाई मेरे फलाना जानने वाला है, मेरा रिश्तेदार है, इसका कोई आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एक्सेप्ट कि आप उसको एक सच्ची बात बता रहे हैं कि भाई आपके वहाँ पे कोई जानने वाले हैं। और बाय द वे जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं इनको भी इस चीज़ का बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि पाकिस्तान से जो है तकरीबन 1.5 मिलियन या 2 मिलियन के करीब पाकिस्तानी है, वो अमेरिका के अंदर इस वक्त रहाइश पजीर है। तो लाजिम अगर ये जा रहा है तो इसका कोई ना कोई रिलेटिव या दोस्त होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका कोई दोस्त अमेरिका में या रिश्तेदार अमेरिका में ना रहता हो। तो इसलिए आप बिल्कुल फ्रीली तौर पे सही बात बताएं, अगर है तो उसको बता दें, नहीं है तो वो भी बता दें। दोनों सूरतों में आपके वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर कोई आपका बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वीज़ा ऑफिसर वो है, हैव यू अप्लाइड यूएसए वीज़ा बिफोर? क्या आपने अमेरिका का वीज़ा पहले कभी अप्लाई किया है? यहाँ पे भी वो आपसे क्रॉस चेक करता है कि देखो इसने अगर कभी पहले किया है या नहीं किया। अगर किया हुआ है और आप कह रहे हैं मैंने नहीं किया, तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेगा, इस चीज़ को पकड़ लेगा और आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा। तो आपने यहाँ भी सच बोलना है। अगर आपने कभी पहले किया है किसी भी कैटेगरी में, तो उसको बता दें कि भी मैंने आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले या 6 महीने पहले मैंने टूरिस्ट किया था, मैंने बिजनेस किया था, मैंने या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था जब मैं कभी स्टूडेंट होता था और मेरा लग गया या रिजेक्ट हो गया। तो आप उसको क्लियरली बता दें, वरना आपका वीज़ा, आप इस सवाल के में फंस जाएंगे और आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगला जो सवाल वो आपसे पूछता है कि व्हाट यू विल डू एग्जैक्टली वाइल स्टेइंग इन द यूएसए। ये आपसे सवाल 2 से 3 दफ़ा वो मुख्तलिफ वर्ड्स को चेंज करके वो आपसे ये सवाल करेगा, सर आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। क्योंकि ये आपसे शुरू में एक सवाल करेगा और एक आपसे मिड में पूछेगा कि आपके प्लान क्या है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने पहले क्या जवाब दिया है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बेसिकली वो सवाल पूछते हैं सिर्फ वर्डिंग को चेंज करके। तो जो आपने पहले जवाब दिया है आपने सेम वही जवाब वीज़ा ऑफिसर को इस बार देना है कि भाई आप एग्जैक्टली क्या करेंगे, कौन से आपके प्लेसेज हैं उनको आप याद कर लें कि भाई मैंने इन वीज़ा ऑफिसर को मैंने बताना है कि भाई मैंने इस जगहों के ऊपर जाके मैंने अमेरिका को विज़िट करना है, या उनके हिस्टोरिकल प्लेसेज या उनके जो आइकॉनिक किस्म के उनके प्लेसेज हैं उनको मैंने विज़िट करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे वीज़ा ऑफिसर पूछता है वो होता है व्हाई ओनली गोइंग टू यूएस, कि आप सिर्फ अमेरिका ही क्यों जा रहे हैं। और साथ में आपसे ये भी पूछेगा कि देयर आर मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड, व्हाई यू आर गोइंग टू द यूएस। और ये एक ऐसा सवाल है जिसकी बेस के ऊपर आपके 80% चांसेस होंगे वीज़ा लगने के या रिजेक्शन के। इस सवाल के ऊपर वो आपका फैसला कर लेगा कि मैंने इस बंदे को वीज़ा देना है या नहीं देना। देखिए एक कॉमन सेंस की बात है कि मैं फॉर एग्जांपल सऊदी अरबिया में रहता हूँ, रियाद में रहता हूँ, और मैं जा रहा हूँ अमेरिका, अमेरिका का वीज़ा। और मुझे सऊदीया में 10-15 साल हो गए हैं या 5 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, और मैं अमेरिका के लिए जा रहा हूँ। और उसने मेरे से सवाल किया कि भाई व्हाई नॉट अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड, व्हाई ओनली यूएस। और अब एक कॉमन सेंस की बात है कि मैं सऊदीया में रहा हूँ और मैं अगर दुबई नहीं गया हूँ, बहरीन नहीं गया हूँ, कतर नहीं गया हूँ, तो लेकिन मैं अमेरिका जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो उसके ज़हन में सवाल आएगा कि यार ये अमेरिका क्यों जा रहा है, दुनिया के किसी और मुल्क में क्यों नहीं जा रहा, ये यूरोप क्यों नहीं जा रहा, कनाडा क्यों नहीं जा रहा, या ये फिर यूके क्यों नहीं जा रहा, सिर्फ अमेरिका ही जा रहा है। तो यहाँ पे वो जो है फिर आपको पकड़ लेगा और चांसेस यही होंगे कि आपके वीज़ा रिजेक्शन आपका हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री हो। आपने एट लीस्ट जिस कॉन्टिनेंट में आप रह रहे हैं उसके आसपास के जो ममालिक हैं आपने वहाँ पे उनमें विज़िट किया हो। अगर आप मिडल ईस्ट में रह रहे हैं तो आपने मिडल ईस्ट के मुल्कों का विज़िट किया हो, या फिर आपने यूरोप का टूर किया हो, या आपने शेंगेन वीज़ा या यूके या तुर्की या साउथ ईस्ट एशिया के जो ममालिक हैं, आपकी कोई ना कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री होनी चाहिए।
अगर आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है और आप डायरेक्टली जा रहे हैं अमेरिका, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है कि भाई आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है और आप जा रहे हैं सिर्फ अमेरिका ही, क्यों? तो यहाँ पे चांसेस है आपके वीज़ा रिजेक्शन के। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि अगर आपने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं अंडर B1 B2 कैटेगरी, दोबारा आपसे बता रहा हूँ कि अगर आप टूरिज्म के अंदर जा रहे हैं तो आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आप मिडल ईस्ट में हैं तो आपने मिडल ईस्ट के मुल्क फिरे हों, अगर आप किसी और मुल्क में हैं तो आसपास के जो ममालिक हैं, आपने अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं आप B1 B2 के अंदर, तो आपके मल्टीपल ट्रिप्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके दुबई के ट्रिप होने चाहिए, आपके मलेशिया हो गया, जिस तरह बैंकॉक हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें इन ममालिक का वीज़ा आसानी से मिल जाता है। तो अगर कोई टूरिस्ट के तौर पे जाना चाह रहा है और जिसका हॉबी है, उसका प्रोफेशन है टूरिज़्म, तो फॉर श्योर वो इन ममालिक में उसने विज़िट किया होगा। तो पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आपकी मिडल ईस्ट के अंदर, आपके ममालिक के अंदर ट्रैवलिंग हिस्ट्री होनी चाहिए, या साउथ ईस्ट एशिया, बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, तुर्की हो गया, यहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री होनी चाहिए, अदरवाइज आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है। अगला जो सवाल आता है कि हु विल पे फॉर दिस ट्रिप, कि आपके इस ट्रिप के एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है। तो फॉर श्योर अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, तो ये आप अपने पैसों से ही टूरिज़्म करेंगे, आप किसी और के पैसों से आप घूमने फिरने नहीं जाते। तो यहाँ पे भी आपको फिर मेक श्योर होना चाहिए कि आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए अगर आप जा रहे हैं, और आपने जो स्टेटमेंट देनी होती है यूएस एम्बेसी को, वो 6 मंथ देनी होती है। मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं वहाँ से 3 मंथ्स, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो 6 मंथ की आपकी करंट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट जिसे आप बोलते हैं, आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, और वो आपकी ही होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी फेक स्टेटमेंट लगाने के बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि इमिडिएटली ट्रैक डाउन हो जाएंगे कि ये पैसे आपके हैं, किसी से लिए हैं या क्या है। तो जब भी आपने जाना है टूरिज़्म के लिए, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इसके पैसे मैं खुद बेयर कर रहा हूँ और ये मेरे पास उसका प्रूफ है, एज ए बैंक स्टेटमेंट, एज ए बिजनेस, एज ए फंड ऑफ अवेलेबिलिटी, कि मैं ये जो है फंड वहाँ पे जाके खर्च करूँगा। तो इसलिए पैसे आपके अपने होने चाहिए। अगला जो सवाल जो पूछता है, आर यू गोइंग विद योर फैमिली और अलोन, कि आप अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं या आप अकेले जा रहे हैं। अब यहाँ पे भी एक सवाल बनता है कि अगर आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं और आप अकेले जा रहे हैं, तो और आपकी फैमिली है, आप शादीशुदा मैरिड है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है कि आप अकेले क्यों जा रहे हैं भाई, आप अपनी फैमिली को लेके क्यों नहीं जा रहे। तो यहाँ पे भी आपने बड़ी एहतियात करनी है। अगर आप सिंगल हैं तो फिर तो ठीक है, आपने अपने फॉर्म के अंदर ये इन्फॉर्मेशन पुट की होगी कि आपके फैमिली मेम्बर कितने हैं, बच्चे कितने हैं। तो अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल फॉर्म में लिखेंगे और कहेंगे भी मैं सिंगल हूँ इसलिए मैं फिरने जा रहा हूँ। और अगर आप मैरिड हैं, फैमिली के साथ हैं, तो फिर अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो अपनी फैमिली को साथ लेके जाएं, उनका वीज़ा साथ अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे फिर उसके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि अगर ये एज ए टूरिस्ट जा रहा है और फैमिली के होते हुए अकेले जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके वापस आने का इरादा नहीं है, ये वहाँ जाके कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। तो उसके लिए बेहतर है कि आप हमेशा अपनी फैमिली के साथ जो है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, तो उस सूरत में आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर आप फैमिली आपकी है और आप जा रहे हैं अकेले, तो वो अगला आपसे सवाल करेगा वाई अलोन, वाई नॉट यू आर गोइंग विद योर फैमिली, और यहाँ पे वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। और अगर आप कंफ्यूज हो गए, आपकी ज़बान जो है वो लड़खड़ा गई, या आपने जो है एक जिस तरह आप एक रूटीन में इंटरव्यू दे रहे होते हैं उससे हट के अगर आपने कोई जवाब दिया, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जहाँ पे उसको शक लगेगी, चाहे वो उसको यकीन हो या ना हो, अगर उसको शक पड़ेगा वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा। तो दोस्तों ये वो 8 से 10 क्वेश्चंस हैं जो कि वो आपसे पूछेगा। इनके जवाबात आपके पास रेडी होने चाहिए। इनके जवाबात यही चीज़ें वो आपसे फॉर्म में भी पूछेगा, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। तो जो आप फॉर्म में लिख रहे हैं वही आपने वीज़ा ऑफिसर को अपने इंटरव्यू के दौरान लाजम देने हैं। अगर आप ये 10 सवालों के जवाबात देने में कामयाब हो गए, तो आपका अमेरिका का टूरिस्ट वीज़ा जिसे हम B1 B2 कहते हैं वो आपका लग जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीलॉग कि आपने जो क्वेश्चनियर रेडी करना है अंडर B1 B2 कैटेगरी, वो कौन से क्वेश्चंस हैं। ये मैं क्वेश्चन अपने वीलॉग के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा।
ताकि आपके ज़हन में रहे कि आप अगर कोई करने वाला है आने वाले वक्त के अंदर और कोई प्लान कर रहा है वीज़ा यूएस के लिए, तो उसके पास इन सवालात के जवाबात रेडी होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगले वीलॉग के अंदर अब मैं आपको जो टूरिस्ट वीज़ा है B1 B2 उसको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन फॉर्म और वो कैसे फिल करना है, वो मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा। तो देखते रहे मेरे आने वाला वीलॉग। और अगर आपने कोई मेरे से सजेशन एडवाइस देनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मेरे कमेंट्स के अंदर आप मुझे बता सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं अपनी अवेलेबिलिटी के ऊपर आपको उनका जवाब इंशाल्लाह लाजम दूंगा। तो देखते रहे मेरा चैनल। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने अगले वीलॉग के अंदर, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अमेरिका का टूरिस्ट वीज़ा ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।